कहते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके पिता और मैया बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। अब मैं बुला रहा हूं डियर नवीन, लाखों दिलों में चहते बच्चों के दिलों में राज करने वाले एक ऐसा नाम जिसके आने के बाद हर बच्चे के चेहरे की मुस्कान, आंखों की खुशी और ये सम्मान बता रहा है। नवीन भैया, ओवर टू यू। बैठ जाओ। पहले तो सारे साथियों का यहाँ पहुँचने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ में जो भी फैमिली मेंबर्स आए हैं उन सबको नमस्ते, चरण स्पर्श। हमसे जितने भी बड़े लोग यहाँ हैं, और डीएम सर का भी बहुत स्वागत है। दरअसल में मैं पहली बार उन्हें देख रहा हूँ अपने ऑफिस में। मैंने बहुत चर्चा सुनी है कि एक होता है कि सामूहिक रूप से आप विकास चाहते हैं जिले का, वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप गांव में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं और उस बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, उसका क्रियान्वयन भी आप कर रहे हैं और उन बच्चों तक वो मदद पहुंच पा रही है। तो सर, इसके लिए सब बच्चों की तरफ से मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए। तो बात आती है कि जैसे मैं आपसे हमेशा क्लासेस में भी ये बात कहता हूँ कि दरअसल में आप कुछ भी जो सुनोगे एक टाइम के बाद में भूल जाओगे, लेकिन कोई पंच लाइन होती है जो हमारी ज़िंदगी संवार सकती है। और कोई एक लाइन भी अगर तुमने अपनी कामयाबी की हमेशा अपने दिल में रखी तो वही तुमको सफलता की ओर ले जाएगी। कोई भी एक लाइन, लाइक बाबा साहेब की एक लाइन है कि भाई शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसके बहुत बड़े मायने हैं। जो उस एक लाइन को समझेगा वो आगे जाएगा। मैं सिर्फ दो कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसमें से एक तो मतलब वर्चुअल स्टोरी है और एक वास्तविक है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना और ध्यान देना। कि पहली कहानी तो ये है कि एक राजा था, और समझना है इसको। और राजा को एक दिन भगवान ने दर्शन दे दिए। राजा बड़ा न्यायप्रिय था, तो उसने बोला कि ये जो दर्शन आपने मुझे दिए है ना, ये मेरी जनता को भी देने पड़ेंगे। मतलब अगर ये भगवान की प्राप्ति मुझे हुई है तो ये मेरे जो लोग हैं इनको भी भगवान दिखने चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस पहाड़ी पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं इसी पहाड़ी पर दर्शन कल जनता को भी मिल जाएंगे, तुम अपनी जनता को लेके आ जाना। तो जनता उनके साथ में सुबह उन्होंने बोला, मुनादी करवाई कि भाई सुबह चलेंगे सब साथ में। तो जब सुबह सब लोग चल दिए साथ साथ उनके, तो वो ऐसे समझना कि 100% जनता थी कि सबको भगवान देखने थे कि भाई हम देखेंगे। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद एक सोने का ढेर मिला साइड में, तो आधी जनता कट ली। ग्रीड, लालच, कि भाई हम जब कहीं किसी लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आई जाती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो XYZ कुछ भी हो सकती है, वो आप सबके लिए अलग अलग होगी। 50% लोग बचे। एक लक्ष्य था सबका उस पहाड़ी पे पहुंचने का। फिर थोड़ी देर बाद एक हीरे का ढेर मिला, तो बाकी 50% भी निकल लिए। तो बचा कौन? अकेला। तो उसने उन्होंने बड़ा शानदार प्रश्न उनसे पूछा कि भाई तुम तो अपनी जनता को, ये भगवान जी हमसे मिलवाने वाले थे, तो जनता कहाँ गई? तो उन्होंने कहा जी मैं जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो मुझे कल ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक दिन बाद समझाऊं इस बात को, लेकिन समझ गया हूं कि अपने लक्ष्य तक हर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे रास्ते में हम सबको पता है कि ये चीज हमको अभी भटकाव की तरफ ले जाएगी, जानते सब है। आज आपके पास इंटरनेट है, आप सबको पता है कि इंटरनेट का प्रयोग मुझे अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आप रील्स देखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पता तो आपको भी है ना। तो पता हम सबको होता है, लेकिन उस पता होने में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन पर संयम रख लेते हैं कि भाई मुझे संयम ये रखना है, और जो संयम रख लेगा वो फिर कामयाब हो ही जाता है। और वही कामयाब लोगों में अक्सर गिने जाते हैं बाद में। उन कामयाब लोगों में से मैं अगर कहूँ तो आपके सामने सबसे बड़ी पहचान, बीच वाले सोफे पर दो लोग बैठे हुए हैं। UPSC एक सपना होता है, आप में से भी कुछ लोगों का होगा। तो जिलाधिकारी सर बैठे हुए हैं। एक सपना होता है कि भाई हमको एक सामाजिक सेवा करनी है, उसके सबसे बड़े उदाहरण आपके सामने अंकित भाटी सर बैठे हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
और मैं अगर बात करूं अपने साथी अध्यापकों की कि जो सब 7 लोग बैठे हुए हैं, वो भी एक सपना है आज एक वर्ग का कि भाई वो हम जी पाएं। दूसरी वास्तविक कहानी ये है कि हमारा जो ट्यूशन क्लास है वो चीयर करना मैं भूल गया उस बात को कि हम लोग आज 1 मिलियन हो चुके हैं, तो एक बार प्लीज उसके लिए ताली बजा दें। आज मतलब ये RWA का अगर मैं बात बताऊं आपको कि इससे पहले एक टीचिंग चैनल है जो 1 मिलियन के पार हो चुका था, एक डिफेंस चैनल है जिसके थ्रू शायद डिफेंस का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें RWA के स्टूडेंट आज आपका ज्वाइनिंग ना ले चुके हों। टीचिंग के भी लगभग मैं बात करूं कोई भी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ इंडिया का लगभग सभी सरकारी वर्ग के जितने भी अध्यापक है वो चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य चैनल हमारा अभी आपने देखा, उसके लिए भी चीयर करिए कि वो 14 मिलियन अभी पहुंचा आपका, आप सबने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं और उस सब भरोसे का कारण आप ही लोग हैं। आप ही लोग कहने की वजह यह है कि जब जब आप अपने आप को सफलता में कन्वर्ट करोगे तो आपको देख के लोग बड़े कहते हैं ना कि आपके भाई मोटिवेशन हमें चाहिए, तो वो एक चीज़ यहाँ पर अपने आप पैदा हो जाती है कि लोग मोटिवेट होंगे। कल मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी? किसी ने देखी थी? हाथ उठाओ किस किस ने देखी। एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मैं उससे बात कर रहा था, देखिए ठीक है। तो उसका कारण ये, वो मुझे चलते चलते सड़क पे मिला है और वो कह रहा था कि मैं स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ जी, मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं जैसे ही मुझे अपने सिलेक्शन का पता चला मैं घर से निकल लिया इधर स्टूडियो की तरफ। तो वो एक रियल स्टोरी ये है कि भाई मैं ये कहना चाह रहा था, ट्यूशन क्लास लीड करते हैं हमारे अविनाश सर और उनके साथ में टीम है। मैं और अविनाश मतलब क्लासमेट है शुरू से ही, हम साथ पढ़े हैं दोनों। अरे वाह, क्या बात। और सर हम मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि सब लोग बैक बेंचर्स का जमाना है, मतलब कुछ लोग बहुत कामयाब हो गए। एलोन मस्क जैसे लोग, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैंने तो कभी आपका कॉलेज में एजुकेशन ही नहीं ली। तो लोगों ने क्या बोला कि यार एलोन मस्क ने, जब एलोन मस्क कॉलेज में एजुकेशन नहीं ले रहा तो हम क्यों पढ़े? जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कॉलेज एजुकेशन के खिलाफ बात कर रहा है तो हम क्यों पढ़े? लेकिन वो एक सफल व्यक्ति है और ऐसे सफल व्यक्ति आप देखोगे 1% होंगे, लेकिन आप 99% सफल लोगों को देखोगे तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा डिवोशन, अपनी सफलता के प्रति बहुत बड़ा समर्पण और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उनका रहा होगा, तब वो सफल होते हैं 99%। तो हमें 1% की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें उधर जाना चाहिए जहाँ प्रायिकता ज़्यादा है, भाई यहाँ सफल होने के अवसर ज़्यादा हैं। तो सर मैं ऐसे ही कह रहा था कि हम फर्स्ट बेंचर थे दोनों स्कूल में, और मतलब 6ठी से 12वीं क्लास तक हम साथ पढ़े। तो अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अविनाश हमेशा टॉपर है हमारे स्कूल में, 6ठी से 12वीं तक। कोई सिंगल क्लास ऐसी नहीं है कि वो 7th में सेकंड आया हो, और ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें मैं 3rd आया हूँ। तो मतलब हम दोनों साथ पढ़े हैं सर। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है 12th के भैया हैं? हाँ, क्या बात है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें देखो आप लोग समझोगे इस बात को कि मैं 11th और 12th में ट्यूशन भी पढ़ा हूँ, लेकिन वो कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा है। हम सबको जरूरत होती है सर। आप जब हम 12th में थे तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो जिनके पास मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ता था तो वो मार्क्स उन्हीं बच्चों को देते थे कि जो ट्यूशन पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अविनाश के मार्क्स उन्होंने दिए हुए थे प्रैक्टिकल में 8 आउट ऑफ 30। तब मैं उनसे लड़ गया कि मेरे घटा दो, इसके बढ़ा दो भाई। क्या बात है भैया, शुरू से ही न्याय प्रिय रहे, देख लो। तो बात यह है कि अब आप एक बात समझो, जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अविनाश बिना ट्यूशन के टॉप कर सकता है, तो आप खुद को बुक्स के माध्यम से, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, और आपको एक और गाइडेंस साथ में मिल जाए RWA ट्यूशन क्लास से, वो सब आप जानते होंगे कि उनका कितना डेडिकेशन है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप टॉप क्यों नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे पिछली बार आप सब लोगों को पता होगा, अविनाश सर शायद 500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके 95% मार्क्स 95% प्लस ही थे, और आउट ऑफ 75, अभी तो 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो 75 में से आपका 17 जिलों के टॉपर इनके स्टूडेंट थे।
क्या बात है, क्या बात है सर। तो इस बार तो मैं चाहूंगा कि आप में से सर 17 की जगह वो कैसे भी करके हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए वो 70 हो जाए, 70 जी तो वो अविनाश सर। 70 होने चाहिए, बस ये मैं चाहूंगा। और बाकी आप सब लोग बहुत मेहनत करें। आपको हमेशा पता होगा कि ये मेरे ध्यान बंटने का रास्ता है और ये मेरे ध्यान बंटने का रास्ता नहीं है। बस एक चीज़ सोच लेना, जब शाम को जाओ, आप सब पढ़ाई करते होंगे, तो शाम को बस खुद से एक क्वेश्चन किया करो कि मैंने अपने साथ जस्टिस किया है नहीं किया। मैंने, मेरी फैमिली मेरे बारे में सोच रही है कि अभी 12th में क्या होता है कि बच्चे की परसेंटेज बड़ा विषय होता है कि भाई उसकी परसेंटेज आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो आप ये सोचा करो कि क्या मैंने सच में पूरे दिन पढ़ाई की थी कि मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, या मैं सिर्फ सोचता हूँ उस बारे में और काम करता नहीं हूँ। ये सब पर लागू होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई बच्चा हो, कोई भी पढ़ाई आप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो जो दिन आपका बीता है वो शाम को आपको फीलिंग आई है कि आपने मेहनत की थी या नहीं, और तुमको पता है कि तुमने मेहनत नहीं की तो तुम एक दिन पीछे चले गए। जिस बच्चे को ये फीलिंग आएगी शाम को कि हाँ मैं इसकी वजह से थक गया पढ़ते पढ़ते, तो उसको वो फीलिंग आएगी कि मैं बेहतर कर रहा हूँ और मेरे जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं आगे जाने के। और ऐसे ही बच्चों के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है सर अपनी 10th क्लास, तो मैं मतलब सेकंड तो आता था, लेकिन मैं शुरुआत में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। स्टूडेंट क्या मतलब, मैं ऐसा भी था मैं घर से पैसे भी चुरा लेता था। तो मुझ पे मतलब 8वीं क्लास में मुझे याद है हमारे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मुझे बहुत मार लगाई उन्होंने। वो मेरी लास्ट चोरी थी, मतलब लास्ट चोरी भी ऐसी थी, हिंदी की किताब आती थी भारत के महान व्यक्तित्व जी, और मेरे साथी की लड़ाई में वो किताब फट गई, तो उस समय वो 38 रुपए की आती थी। तो वो फैसला हम दोस्तों में ऐसा हुआ कि भाई हमें इसके पैसे देने हैं तो 50 रुपए चुराने पड़ेगा। तो वो लास्ट चोरी थी मेरी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो जब मुझे, वैसे भैया ने एक बड़ी बात कही, देखो सुनो, देने सवालों के जवाबों के लिए, बच्चों चोरी भी करना तो किताबों के लिए। भैया ये कहना चाह रहे हैं कि फालतू की जरूरत। तो बात ये हुई कि मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था। 10th में सर मैं ये बता रहा था, फिजिक्स 35 मार्क्स की आती थी जब हम 10th में थे, और हमारे टीचर थे एक, तो वो मूल्यांकन करते थे बाद में, तो उस टाइम जो है न्यूमेरिकल पे आते थे 10th में फिजिक्स में। तो उन्होंने बोला 2 नंबर का न्यूमेरिकल जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है और इसकी जो मार्किंग होगी वो 33 के हिसाब से करेंगे। मुझे अब भी ध्यान है सर, वो ऐसा टाइम था मैं 10th में, और हमारा घेर था मतलब ऐसे ही खुले में खेत में ही। तो मैं उस घेर में मतलब मुझे पहली बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब से मेरी रुचि, मैं तब से लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं उस टाइम पे 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे जो मैं पढ़ पाता था मैक्सिमम पढ़ता था। और जब सर ने कहा था कि मैक्स 33 आ सकते हैं, तो सर मेरे 35 आउट 35 थे फिजिक्स में, और मुझे कॉन्फिडेंस था मेरा 35 आएगा। क्या बात है भैया। तो ये कॉन्फिडेंस आपको पेपर से पहले आ जाएगा, हर एक बच्चे को आ जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना प्लीज कि भाई 2 महीने रह रहे हैं तभी पढ़ूंगा मैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम का मतलब ये है कि बोर्ड में एग्जाम शुरू होने के कम से कम 1-1.5 महीने पहले तो आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। और बाकी गाइडेंस तो आपको सर लोग देते ही हैं ट्यूशन क्लासेस से, उसको फॉलो करते रहना है। ओके, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे आए हुए हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ वहाँ बैठ के बाद में सारे सॉल्यूशंस आपके करूँगा। ओके, थैंक यू, नमस्ते। बहुत बहुत आभार भैया, कमाल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया आपने एक लास्ट लाइन ऐसी कह दी है, मैं आदरणीय डीएम सर के